नमो अरिहंताणं नमो श्रीगणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाधुः मंगलम धर्मानुवीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडात्मो जैन धर्मो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम सर्व धर्माणां जैनम जय घोषण मंगलमय मंगल करण वेदराग विज्ञान नमो ताई जाते भले हरिहंकार हरि मंगल करो ग्रंथ करन को का जाके मिले समाज सब आवे निज पद। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के माध्यम से उसमें आई हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर अपनी चर्चा कर रहे थे। वास्तविकता में इस चिट्ठी में बहुत ही रहस्य भरा हुआ है। ये जीव स्वाध्याय संयम तप त्याग आदि व्रत आदि धारण करते हुए जिन मंदिर जिन देशना को सुनते हुए जिन चैतन्य जिन प्रवचनों को धारण करते हुए अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेता है। क्या होता है, हर चीज की एक उपमाएं होती हैं। जैसे एक बच्चा 10th क्लास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 12th को मैट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक। 12th पास मतलब मैट्रिक। और ग्रेजुएशन है वो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट को पहले क्या बोलते थे? ग्रेजुएट ही बोलते हैं। हाँ, मैट्रिक स्नातक और फिर जब एमए कंप्लीट कर लेता है तो हम लोग शास्त्री में उसको आचार्य बोलते हैं। और फिर वो आगे डिलीट करता है, फिर पीएचडी करता है, तो एक के बाद एक उपाधियां बढ़ती जाती है। भाई सब सोचो जरा भाभी, अगर हम पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद हमें कोई उपाधि ना मिले, क्या ना मिले? उपाधि, तो हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है क्या? नहीं रहता। क्यों? हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया, और हमें तो कोई उपाधि ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही मिथ्य भ्रांति रूप जब ये जीव स्वाध्याय जिन संयम तप त्याग तपस्या आदि क्रिया में रत रहता है, शुभ रूप प्रवृत्ति में धर्म मानकर इसी को करने योग्य कार्य मानता है, लेकिन अंतरंग में संयक्त नहीं होता, तो यह लौकिक में जैसे उपाधियां मिलती हैं तो यहां पर भी ये उपाधि लेना चाहता है। किस चीज की उपाधि? किस चीज की उपाधि? पंडित जी कहलाने में कोई सार है नहीं, ग्रस्त कहलाने में कोई सार है नहीं। तो कहते हैं कि अगर अपने ऊपर हाईलाइट होना है, अपने ऊपर प्रकाश डालना है, तो हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम्यक दृष्टि घोषित। तो पूर्व से चली आ रही कुछ परंपरा के कारण कुछ कुछ जीवों को हमने सम्यक दृष्टि कह भी दिया, या लोगों ने उनके लिए सम्यक दृष्टि की उपमाएं दे भी दी। लेकिन पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखने के 10 वर्ष पूर्व अपनी इस 8 पेज की चिट्ठी में उस सम्यक दृष्टि जीव का सही लक्षण बताते हैं। क्या बताते हैं? सही लक्षण। जब उनको पत्र व्यवहार में जो चर्चा हुई, उस पत्र व्यवहार में आया कि ये जीव सम्यक दृष्टि का लक्षण प्रत्यक्ष और परोक्ष से बता रहा है। जैसे अब चौथा तो गुण स्थान है, संसार जमीन जायदाद जब सब वैभव जड़ उसके दिखाई दे रहे हैं, भरत चक्रवर्ती के दिखाई दे रहे थे। अब वो सम्यक दृष्टि थे, अब उनके बराबर संपदा तो मेरी नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है अभी के हिसाब से। तो क्या हम अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं भूल सकते? तो बोले चलो सम्यक दृष्टि के लक्षण जो भरत चक्रवर्ती के थे, क्या वो लक्षण तुम्हारे हैं? बोले हाँ हाँ वो ही लक्षण हमारे हैं। बोले कैसे? जैसे वो 6 महीने के अंतरंग में अपने अंतरंग में प्रत्यक्ष निज भगवान आत्मा को देखते थे। कैसे देखते थे? प्रत्यक्ष वर्ड लिया उन्होंने, ये शब्द प्रत्यक्ष अपने जन आत्मा को देखते थे। और जब वनखंड आदि में 6 चतुरंगणी सेना को लेकर जब 6 खंड जीतने के लिए जाते थे,
या नवदा भक्ति पूर्वक जिन मुनिराजों के दर्शन आहार आदि की क्रिया करते थे, या तब अपने शिखर पर बैठकर अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन किया करते थे, तो कहते हैं कि उस समय उनका उपयोग बाह्य में है, इसलिए वो परोक्ष सम्यक दर्शन। क्या कहा? उनका उपयोग अभी अपने से छोड़ के बाह्य में है। पहले तो था प्रत्यक्ष, अब आ गया बाह्य में। अब बाह्य में शुभ रूप प्रवृत्ति विरूप, तो कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन। तो पंडित टोडरमल जी यहाँ बताते हुए हमें आगे चल रहे हैं, कहते हैं कि भैया प्रत्यक्ष और परोक्ष सम्यक दर्शन के भेद नहीं है। ये आपने कहां से ले लिए? अब यहाँ पर पंडित टोडरमल जी हमें उसी प्रत्यक्ष और परोक्ष की थोड़ी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है, जिसको तुम आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष समझ रहे हो और बाह्य तपस्या आदि को परोक्ष समझ रहे हो, जबकि वो अंतरंग की अनुभूति भी परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। अब ये समझाएंगे क्या? सुनने में थोड़ी सी कठिन लग रही होगी कि अपनी आत्मा की अनुभूति भी सम्यक दृष्टि जीव के लिए परोक्ष रूप से प्रमाणित ज्ञान में आती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती। अभी चर्चा करने वाले हैं उसकी व्यवस्थित। तो कल हमने यहां पर वहां प्रमाण के भी दो, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं। प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। ठीक है, अब हमने ये समझा था कि मति श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, और सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में इस जीव को मति और श्रुत ज्ञान पूर्वक ही होता है। किसके द्वारा होता है? मना पर नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान नहीं है। आई बात समझ में? और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बोले अवधि मना पर या केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने, वो प्रत्यक्ष। कौन जानता है? हमारे केवली भगवान संसार के समस्त द्रव्यों को, उनकी क्षण के एक एक समय की पर्याय को, तीन लोक तीन काल की समस्त पर्याय को स्पष्ट जानते हैं। कैसे भाई साहब? जैसे हम अभी इधर बैठे हुए हैं ना, और हमारे कुछ पीठ में दर्द हुआ और हमने ऐसे बैठ गए, तो ये भी भगवान के केवल ज्ञान में आपने क्या विचार किया और कैसे बैठे, ये परोक्ष रूप से जानने में नहीं आता। कैसे रूप में जानने आता है? प्रत्यक्ष रूप में। कैसे प्रत्यक्ष? मतलब ये तो एक शारीरिक क्रिया के रूप में हमने ये कार्य को समझा। आपके अंतरंग में अभी जिन वाणी, जिन धर्म, जिन सुर, जिन समाज के प्रति क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों को भी व्यवस्थित यथार्थ तरीके से प्रत्यक्ष जानते हैं। आई बात बाबू जी? क्या हमारे विचार, हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि तीन लोक तीन काल की समस्त वस्तुओं को जानते हैं। आई बात? हमारे विचारों को भी बराबर वो जानते हैं। तो कहा जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्ट या भली भांति जाने, वो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने, वह परोक्ष। फिर यहाँ पंडित टोडरमल जी ने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय तो बहुत है। क्या कहा? मति श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु वे एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकते। सब बताया था हमने, दीवार का उदाहरण दिया था कि हम दीवार के पार नहीं जान सकते, किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकते। चलो हमने इस नगर में भ्रमण किया है, तो एक बार हम व्यवस्थित कर लें, लेकिन तब भी व्यवस्थित नहीं करोगे, क्योंकि आप इधर से जाओगे, अगर किसी के मकान पर झंडा लगा हुआ है तो आप उस गली से 10 बार भी निकलते हो, और हमने ये कहा आपसे कि देखो भैया उनके मकान पे एक झंडा लगा हुआ है, आप क्या कहोगे? हमें तो नहीं मालूम। अरे आप वहां से नहीं निकलते क्या? बोले हम निकलते हैं। तो झंडा नहीं देखा क्या? बोले नहीं देखा। तो फिर ये कैसा मति श्रुत ज्ञान है? कहते हैं वे एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकते। मतलब एक भी ज्ञेय को संपूर्ण, ये किस कलर का है, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, इसमें क्या वस्तु है, उसकी एक एक पर्याय कैसे क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही है, ये धीरे धीरे फ्रेश से डिस्ट्रॉय कैसे हो जाता है, बोले मति श्रुत ज्ञान इसको नहीं जान सकते। कहते हैं इसलिए उन्हें परोक्ष कहा है, और अवधि मन पर्याय का विषय अल्प है। क्या कहा? अवधि और मन पर्याय का विषय। हमारे ऋषभदेव मुनिराज के लिए जब आहार नहीं मिला,
और 6 महीने तक वो आहारचर्या के लिए जाते रहे, तो उनको कैसे ज्ञान हुआ आहार का? जाति स्मरण से कह दो, है ना, पूर्व भाव में दिए हुए संस्कारों से बल से कह दो। तो क्या वो उस नगर में पहली बार गए थे? पहले भी तो गए होंगे, पहले भी तो वहां गए होंगे, लेकिन उसी समय क्यों याद आया? क्योंकि एक बार और जब हमारे भगवान महावीर के समोसरण में जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके लिए उद्यपतोनी नहीं खिल रही थी, तो सौधर्मेंद्र के लिए क्या आया? अवधि ज्ञान से जब उसने देखा कि हमारे गौतम स्वामी तो वहां पर पंडा बने हुए बैठे हुए और वही मुख्य गणधर है, तो इतने समय पहले से उनको पूर्व में याद नहीं आ रहा था? क्या तैयारी कर रहे थे? थोड़ी सी समोसरण की बनाने में कुबेर इंद्र की भूल चूक रह गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि तुम तैयारी व्यवस्थित कर लो, बैठने बैठने की, आने जाने की व्यवस्था सही कर लो, उसके बाद हम गौतम स्वामी को ले आएंगे। नहीं, बोले ये जो अवधि ज्ञान मन प्रय ज्ञान है, ये भी जब तक क्या आप विचार नहीं करोगे तब तक वो ज्ञान में आने वाला नहीं है। मतलब अपने ये सोचे कि हमें परमानेंट जानने में आता है अवधि ज्ञान, बोले नहीं, परमानेंट नहीं है। जब तक आप उसको सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं, तो कहा अवधि मन पर्याय का विषय विषय अल्प है। कैसा है? अल्प, मतलब क्षणिक। किसी दूसरे के व्यक्ति के अंदर में मन में चलने वाली बात को जानना, वो व्यक्ति प्रत्यक्ष सामने हो और फिर जाने, तो वो सब्जेक्ट उस समय के लिए अल्प हो जाता है थोड़ा। हाँ, क्वालिटी है, क्या मान भाई साहब, क्वालिटी तो है। जैसे आपके अंतरंग में बाइक चलाने की क्वालिटी है, क्या है? बाइक चलाने। तो क्या आप बाइक को निरंतर 24 घंटे चलाते रहते हो? नहीं, हमें हाथ में आएगी और हम उसको स्टार्ट करेंगे और चलाने लगेंगे। तो जो बाइक चलाने का ज्ञान वो तो है, लेकिन जो चलाने की क्रिया है वो क्या है? अल्प। स्वभाव में बाइक चलाने की जो प्रक्रिया है वो तो दृढ़ अंतरंग में बैठी हुई है, लेकिन पर्याय में जब हम उसको चलाते हैं तो वो क्रिया करने में दिखाई देती है। ऐसे मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान स्वभाव रूप तो प्रकट में अंतरंग में पड़ा है, लेकिन वो भी एक देश रूप से जब हम उसको लगाते हैं तभी जानने में आता है। तो कहते हैं तथापि वे अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानते हैं। लेकिन एक चीज और है, वो जो भी अवधि ज्ञान से और मन पर्याय ज्ञान से जानेंगे, उस ज्ञान में अस्पष्टता नहीं रहेगी। कैसी? अब जैसे हमें यहां पर कहते हैं, कोई व्यक्ति कोई कहने लगे कि भाई साहब हमें ऐसे सपने आते हैं कि मैं इंद्र था और हम लोग तत्व चर्चा कर रहे थे, उसमें किसी प्रकार की शंका आई और शंका के प्रति हमें इतना बहुमान आया और हमने ऐसी भावना भाई, और भावना भाकर हम चतुर्थ काल में एक जैन श्रावक बने और जैन श्रावक करके हमने दिगंबर भावलिंगी संत से प्रश्न किया। अब बताओ ये सही है कि गलत है? बताओ भाई साहब। गलत है। ये तो आपकी देखो क्या, हाँ ये तो आप ये कहो कि मुझे अवधि ज्ञान है और मैंने अवधि ज्ञान से जाना, आप ये कहो कि मैंने भावलिंगी दिगंबर संत के मुनिराजों के उन्हीं के द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये मना पर्याय से ज्ञान में जानने में आ गया। तो भैया मति सुरत ज्ञान हम सभी जीवों को एक छह सम के साथ 5 इंद्रियों और मन के द्वारा ही व्यवस्थित है। अवधि मना पर्याय ज्ञान की कोई भी, फिर उसमें और भी विकल्प हैं, और भी विकल्प है, जाति स्मरण और ये अभी उधर अपन को नहीं पढ़ना। लेकिन आप जो कह रहे हो वो सही है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से प्रमाणित है क्या? नहीं है। तो आप जो कह रहे हो वो सही होगी, इसकी दो मत में कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसको 100% मान लें ये नहीं हो सकता है। हो सकता है हमने कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा हो जिससे कल्पना स्वरूप हमें कोई शंका उठी हो और शंका के समाधान रूप हम उसका विचार कर रहे हो, और वो विचार हमारे दिन भर चलता रहा हो, और दिन भर चलते चलते जब हम घोर निद्रा में सो रहे हो, तो क्या पता भाई साहब वही विचार खड़ा हो जाए। और वो विचार जब खड़ा होगा, तो जब विचार आपके अंतरंग है, मतलब आपको शंका उठी तो आप शिष्य हो, और उस शंका के समाधान के लिए किसी गुरु का तो निमित्त चाहिए, तो आपने गुरु को भी खड़ा कर लिया। अब जब गुरु को खड़ा किया तो एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए, और वो शंका उठी कैसे ये भी चाहिए। तो आपके मन में द्वारा एक पूरी व्यवस्थित संरचना हुई और उस शंका का समाधान आपको हुआ, और आपको वो सुबह उठने स्मृति में आ गया, जैसे हमें सपने याद आते हैं।
भूलते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही आपने बोल दिया, अब कहोगे हमें अवधि ज्ञान। कहते नहीं, कहते अवधि मन पर ज्ञान का विषय अल्प है, तथा भी अपने वे विषय को स्पष्ट भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्हें एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। अब समझने की कोशिश ये करना, प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या कहा? प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति श्रुति ज्ञान का विषय तो बहुत है, परंतु वे एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकते, इसलिए परोक्ष है। ये आपके सामने रूमाल दिख रहा है, दिख रहा है? किस कलर का है? इसमें कितने धागे लगे हुए हैं? कितने धागे लगे हुए हैं? अच्छा, ये साइज बताओ, आप क्या साइज है? साइज एक्यूरेट बताना, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्र इंद्रिय के द्वारा आपको ये रूमाल जानने में आ रहा है। अगर आप साइज एक्यूरेट नहीं बताओगे तो हम अपने आपके ज्ञान को परोक्ष कह देंगे। क्या कह देंगे? परोक्ष। अभी आप तो मुझे देख रहे हो ना, तो आप इस रूमाल को देखा, इस रूमाल की साइज बताओ। 20 बाई भाई साहब की कपड़े की दुकान लगती है। 20 बाई 24, ठीक है। अच्छा चलो, इसके अंदर में जो संरचना पूर्व जो धागे लगे हुए हैं, उन धागों की गिनती कितनी है? उसमें जो आड़े और खड़े धागे लगे हुए हैं, उसमें चेक्स कितने हैं? बताइए। देखो भाई साहब, अगर आप हमें प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाणित नहीं करोगे, क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो और हम आंखों से देखी हुई बात को हजारों लोगों के बीच में स्वीकार करके बोलते हैं, और हमारी ये जो पॉलिटिक्स है और ये जो कानून है, वो भी गवाह के तौर पर आंखों से दिखाई देना हुआ केस को हार्ड समझती है। तो अगर आप अपनी आंख से मुझे देख रहे हो, तो मुझे बताओ कि मेरे बालों की संख्या कितनी है? चलो वो तो बहुत ज्यादा है। मेरे यहाँ पलकों में जो बाल हैं उनकी संख्या कितनी है? बताइए। मेरे इस चेहरे पर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ एक एक रोम में असंख्या जीव प्रमाण है, उन जीवों की संख्या कितनी है? देखो भाई साहब, झुटलाना नहीं है, क्योंकि आंखों से देख रहे हो। अब बताओ, जवाब दो कि हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जवाब तो दीजिए। मैंने रूमाल दिखाई नहीं दे रहा आपको? हाँ जी की ना जी? दिखाई दे रहा ना? और साइज दिखाई दे रही ना? एक्यूरेट कर दिया ना भाई साहब ने, प्रमाणित कर दिया ना? अब हमें इसके धागों की गिनती तो बताओ। अरे भाई साहब, जिस नेत्रेंद्रियों को आप ज्ञान का कारण मानते हो, उस नेत्रेंद्रिय का विषय भी अस्पष्ट है। कैसा अस्पष्ट है? ये जिसकी जितनी इसकी सीमा है, उतनी ही सीमा में देखने जानने में आता है, उससे अत्यधिक इसकी सीमा जानने में नहीं आती। कौन? क्यों? क्योंकि ये परोक्ष है। कैसा है ये? नहीं नहीं, हमें तो प्रत्यक्ष दिखता है। तो प्रत्यक्ष आप किस ज्ञान को बोलते हो? प्रत्यक्ष हम उस ज्ञान को बोलते हैं जो केवल ज्ञान के समान, इस ये रूमाल कब बना, कहाँ आया, किस कपड़े में लगा, व्हाइट कलर हुआ, कब तक ये रहेगा, किसके पास रहेगा, किस पर्याय में रहेगा, कब गंदा होगा, कब मेल चढ़ेगा, कब धुलेगा, कब सूखेगा, और कब ये खराब होके मिट जाएगा, फिर इसकी रुई बन जाएगी, फिर इसका एक कपड़ा बनेगा, फिर कपड़ा होके फिर किसी की साड़ी, किसी का कुर्ता बन जाएगा, वो कितनी बार धुलेगा, उसमें कितना मेल लगेगा, वो कितने साल चलेगा। तीन लोग तीन काल की समस्त वस्तुओं को इसी प्रकार योग पर प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं कि एक एक परमाणु कब और कब समिटा इसमें, कब। ये होता है कौन सा? प्रत्यक्ष। इतना ज्ञान तो हमारे लिए नहीं है। तो अब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? बताइए आप। परोक्ष है कि नहीं? नेत्रेंद्रियों से जानने में आता है, ये भी पक्की बात नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान में आपको नेत्र इंद्रिय के द्वारा जाने हुए विषय की समझने की सामर्थ्यता ही नहीं है, तो नेत्र इंद्रिय क्या कर लेंगी? बताइए भाई साहब, क्या कर लेंगे? सामर्थ्यता ही नहीं किसी भी प्रकार की। एक बच्चा है, क्या है? बच्चा। यहां से एक वायर हमने करंट में लगाया और खुला पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी वहां पर वृद्ध या बूढ़े या युवा होंगे, वो तो जान लेंगे कि इसमें करंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेत्र इंद्रिय से देखा कि उसमें वायर लगा और करंट है। बच्चे की नेत्र इंद्रिय नहीं है, बच्चे की नेत्र इंद्रिय नहीं है, हैं? फिर वो उस वायर को छूने के लिए क्यों जा रहा है? क्योंकि उस संबंध उसका क्षयोपशम नहीं है। तो पराधीन प्रवृत्ति दिखी ना, परोक्ष ज्ञान दिखाना। हमारा ज्ञान जो नेत्र इंद्रियों के द्वारा हम हमेशा प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वो नित्य प्रति हमें परोक्ष ही भाषित होता है, प्रत्यक्ष भाषित
नहीं होता। तो ऐसे ही वहां पर बैठे हुए श्रावक जो अपने आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष प्रमाण करके लिख रहे थे, तो टोडरमल जी कहते हैं कि वो जो तुम्हें आत्मा का अनुभव हुआ है वो भी परोक्ष हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान का विषय तो बहुत है, परंतु वे भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकते, इसलिए उन्हें परोक्ष कहा है। यहां सब पिक्चर बनी हुई है ना, मन लिखना मैं भूल गया, आप उसको ऐड कर लेना, है ना। अवधि मनपरय ज्ञान का विषय तो अल्प है, हमारे मुनिराज, हमारे देवलोक में बैठे हुए देवादिदेव, और हमारे नरक गति में अब सीता का जीव देवगति से रावण और लक्ष्मण के लिए संबोधन करने के लिए गया था कि नहीं गया था। तो जब वो संबोधन करने के लिए गया था, अब उसकी दृष्टि में तो समस्त नारकी हैं, वो तो उनके लिए भी नारकी की तरह बर्ताव करता। अगर उसको अवधि ज्ञान पूर्वक ये न जान लेता कि ये जो जीव हमें संबोधन करने के लिए आया है ये कोई और नहीं सीता का जीव है? और कहते हैं केवल ज्ञान रूप प्रमाण मना पर है, और अवधि ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञानी सभी ज्ञेय को स्पष्ट जानते हैं, इसलिए वह सर्व प्रत्यक्ष है। अब यहां पर पंडित टोडरमल जी हमें प्रत्यक्ष के दो भेद और बताते हैं, पूरी स्पष्ट करेंगे बात, अस्पष्ट रूप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर यह शंका हो सकती है कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष, संवहारिक प्रत्यक्ष, इनके कारण कहीं ना कहीं तरीके से हमें प्रत्यक्ष तो जानने में आता है। तो अभी टोडरमल जी प्रदर्शित करेंगे कि जो तुम्हें प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है वास्तव में वो व्यवहार प्रत्यक्ष है, कहने का कारण है, यथार्थता नहीं। आई बात समझ? जैसे आप कहीं नगर से भ्रमण कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपके सामने निकला हो, उसके छोटे बाल हो, छोटा व्हाइट कलर का हाफ कुर्ता पहने हो और पजामा पहने हो, लेकिन आप किसी और धुन में कहीं चले जा रहे थे और वो निकला, और जब जाके आप वहां घर पर गए और ऐसी थोड़ी बहुत चर्चा हुई, तो आप कहते हो कि मैंने पंडित जी को जाते हुए देखा था। कहां जाते हुए देखा था? पंडित जी को जाते हुए देखा था। अब उनकी मैसेज कहते हैं तो पंडित जी तो भैया तीर्थ यात्रा पर गए हैं, सुबह गए, शाम को आएंगे, वो तो यहाँ है ही नहीं। अब बताओ किसको देखा था? किसको देखा था? है? अब यहां पर पुरुष वर्ग मानने तैयार नहीं कि मैंने नहीं देखा, वहां महिला वर्ग अपनी यथार्थता से ये बोलने को तैयार है कि मैंने उनको वहां जाते देखा। चलो ठीक है भैया, आपने पंडित जी जैसे 6 फुट हाइट के हाफ कुर्ते पजामे वाले को किसी देख लिया होगा, हम आपकी स्वीकार करते हैं। अब वो ही है या नहीं मुझे नहीं पता, है ना। तो आपने झगड़ा ना हो इसलिए उस परोक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि नहीं? बताओ भाई साहब, किया कि नहीं? अब अगर कोई इस परोक्ष प्रमाण को व्यवहार से प्रत्यक्ष प्रमाण कहे गए कथन को अपने अंतरंग में उतार ले और सिद्धांत वाक्य बना दे तो भूल हो जाएगी कि नहीं? बस वही मिथ्या भ्रांति यहां टोडरमल जी निकालना चाहते। प्रत्यक्ष के दो भेद, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। देखो नीचे परिभाषा लिखी हुई है मैंने, ये नीचे जो परिभाषा है वो ग्रंथ में नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से हमने वो परिभाषा यहां लिखी। देखो पारमार्थिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष वह पूर्णता निर्मल और स्वतः प्रकाशित होने वाला ज्ञान है। क्या है? निर्मल स्वतः प्रकाशित। उस पारमार्थिक प्रत्यक्ष के लिए किसी नेत्रेंद्रिय का अवलंबन नहीं चाहिए, उसी किसी चश्मे आदि का अवलंबन नहीं चाहिए, उसे किसी द्रव्य या किसी ज्ञेय को विषय बनाने के लिए ज्ञेय की आवश्यकता नहीं चाहिए। वो अपने में संपूर्ण स्वतंत्र स्वतः निर्मित ही प्रत्यक्ष कहलाता है। कहते हैं वह पूर्णता निर्मल स्वतः प्रकाशित होने वाला ज्ञान है जो कर्मों के प्रभाव से मुक्त होता है, जैसे कि केवल ज्ञान। क्यों कहते हैं हम केवल ज्ञान को तीन लोग तीन काल की समस्त वस्तुओं को जानने वाला? क्योंकि ये जो अपन सूर्य देखते हैं ना भाई साहब, सूर्य, और जब सूर्य हमें प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से तेज धूप में दिखाई देता है तो हम उसके प्रकाश को झेल नहीं पाते आंखों में। हमें ऐसा लगता है कि एक सेकंड के लिए अगर मैंने देख लिया तो मुझे उधर तो सूर्य, सब जगह सूर्य दिखने लगेंगे, काले काले धब्बे 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 से, है ना? हाँ हाँ, होती है कि नहीं? और जब कभी बादलों का आवरण हो, बादलों का घने बादल हो, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो, तो हम उस सूर्य को प्रत्यक्ष भी देख लेते हैं।
जैसे कभी आपने सूर्य ग्रहण देखा होगा या चंद्र ग्रहण देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? देखा सबने। तो आपको वो सूर्य कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल गोल, अंडाकार, बिल्कुल गोल, लाल, जगमगाता हुआ, और अपनी नेत्र इंद्रिय से हमें स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो मुझे बताओ, हमें स्पष्ट करने के आपने सूर्य ग्रहण के समय वो सूर्य जो देखा वो स्पष्ट देखा? क्या है वो? क्या देखा हुआ है? अरे उसके सामने चंद्रमा की आकृति आई, जिस कारण से सूर्य हमें ओझल या उसकी प्रकाश रूपी पुंज दिखाई नहीं दिया, तो वो अस्पष्ट ही है, स्पष्ट नहीं है। और अगर पारमार्थिक प्रत्यक्ष, वह निर्मल स्वतः प्रकाशित होने वाला ज्ञान, किसकी तरह? सूर्य की तरह, जो कर्मों के प्रभाव से मुक्त, जिस पर किसी भी कर्म का आवरण नहीं है, वो केवल ज्ञान। और संव्यावहारिक प्रत्यक्ष, वह ज्ञान जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। किस किस के? आइए अब देखो, समझने की कोशिश करना। अब प्रत्यक्ष को भी इंद्रिय और मन के द्वारा बता रहे हैं बाबू जी, प्रत्यक्ष को भी इंद्रिय और मन के द्वारा। देखना, जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, कुछ हद तक स्पष्ट होता है। क्या कहा? कुछ हद तक होता तो है इंद्रिय और मन के निमित्त से, लेकिन कुछ हद तक स्पष्ट होता है और लोक व्यवहार के लिए उपयोगी होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। जैसे मति ज्ञान, क्यों लोक व्यवहार के लिए क्यों कहा? यहां आत्मार्थ दर्शन ज्ञान प्रकट करने के लिए, अपने आत्मा को स्वभाव चित्र रूप जानने के लिए, जैसे तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि के आत्मा का अनुभव कर रहे हो, उसको वैसा ज्ञान क्यों नहीं बताया? क्यों ये बताया कि लोक व्यवहार के लिए, और उसको प्रत्यक्ष की श्रेणी में डाला? इसलिए बताया कि जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है और कुछ हद तक स्पष्ट होता है। कुछ हद मतलब, कुछ हद मतलब ये रूमाल है, बस ये रूमाल है, ये रूमाल है, और ये तो हो गया कुछ हद तक, ठीक है। तो कहते हैं ये रूमाल है, बोले इसी प्रकार तो रूमाल की तरह सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा भी दिखती होगी, बराबर दिखती होगी कि नहीं दिखती हो? कहते हैं कि वो लोक व्यवहार के लिए उपयोगी है। किसके? लोक व्यवहार के लिए वो उपयोग। अगर हमें लोक व्यवहार के लिए ये संव्यवहारक प्रत्यक्ष ना हो, तो भाई साहब इस रूमाल को तौलिया बोलो, स्त्री को पुरुष बोलो, पुत्र को पुत्री बोलो, युवा को बूढ़ा बोलो, है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, भाभी जी देखिए और मुंह से आंटी निकल जाता है, तो क्या होता है? हम आपको आंटी लग रहे हैं। यही बातें आती हैं कि नहीं आती? क्या हो गया ये? कहते हैं कि जो कुछ हद तक स्पष्ट होता है और लोक व्यवहार के लिए उपयोगी होता है, जैसे मति ज्ञान। अब पढ़ते हैं अपन ऊपर। वहां अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप ही है, जिसमें किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। इसलिए वे पारमार्थिक प्रत्यक्ष की श्रेणी में लिए। किस में लिए? पारमार्थिक। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं। ये सब जो दिखाई दे रहा है, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इनसे वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। किससे आ गया ना, कि व्यवहार आ गया ना, व्यवहार भी प्रत्यक्ष में आ गया ना। बोले इनसे वर्णादि प्रत्यक्ष जाने, इनमें एक देश निर्मलता भी पाई जाती है। एक देश, कैसी निर्मलता? स्त्री को देखकर स्त्री बोला, पुरुष को देखकर पुरुष बोला, कॉपी को देखकर कॉपी बोला, मकान को देखकर मकान बोला, इतनी। इसलिए इनको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब लोक व्यवहार के लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है, उसको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष की श्रेणी में रखा। आई बात? लेकिन ये मिथ भ्रांति मत पैदा कर लेना कि इस प्रत्यक्ष के कारण जो मति श्रुत ज्ञान और पांच इंद्रिय मन के विषय के जानने योग्य हो रहा है, तो ऐसे ही हमें आत्मा भी सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष से जानने में आ रही है। ये नहीं है, क्योंकि नियम लोक व्यवहार का है। किसका? लोक व्यवहार का। इसलिए इनको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्रित वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति ग्रहण नहीं किए
जाते, इसलिए इनको पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा कठिन लग रहा होगा, लेकिन स्पष्टता ये समझो कि जो जीव अपने आत्म सम्यक दर्शन रूपी अनुभूति करता है, वो अपने ज्ञान को सदृश केवल ज्ञान जैसा प्रमाणित करना चाहता है। तो यहां पंडित टोडरमल जी केवल ज्ञान जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण को उसको नहीं बता रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हें सम्यक दर्शन है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष ही है। कैसा है? परोक्ष ही है। देखो, अब यहां परोक्ष प्रमाण के भी भेद बताते हैं पंडित टोडरमल जी। देखो, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, किसके? परोक्ष प्रमाण के 5 भेद। कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, है ना। अब परोक्ष प्रमाण से सम्यक दृष्टि को सिद्ध करना है ना, तो अब ये स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क और अनुमान और आगम सभी सिद्ध करके बताएंगे। देखो, वहां पूर्व काल में जो वस्तु जानी है ना, उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। क्या कहा? क्या कहा? जो पूर्व काल में वस्तु जानी, जैसे आपने शिखर जी की यात्रा की, सबने की कि नहीं, है ना। अब आपको शिखर जी की यात्रा करनी है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। एक बार आंख बंद करेंगे, समस्त टोकों के दर्शन करेंगे, दूर से कैसे दिखाई देती है, पास से कैसे दिखाई देती है। बिल्कुल भाई साहब, अपन ने जैसे कल्पना करके ऊपर 2 टोंक बनाई ना, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक बनाई और चंदापुर टोंक बनाई ना दोनों तरफ। तो अब अपन ने वो कैसे बनाई? कैसे बनाई? कल्पना करके बनाई ना, स्मृति में लाके। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। 100% सत्य नहीं है, क्योंकि वहां पर उसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उसको छोटे आकार में स्मृति ज्ञान से जान के वैसा ही हूबहू बना दी। जैसे पावापुर के जल मंदिर की संरचना अपन ने बनाई। तो कहते हैं जो पूर्व काल में वस्तु जानी, उसे याद करके जानना स्मृति कहते हैं। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया गया, उसे प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। अभी अपन जो शाम को अपनी दृष्टांत और सिद्धांत के माध्यम से जो क्लास चल रही है, वो क्या समझना चाह रहे हैं? इस जीव को संसार में उदाहरणों के माध्यम से कोई भी वस्तु समझाओ, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। किसके माध्यम से? उदाहरणों के माध्यम से। तो कहा दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, उसे प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। जैसे वो एक कौन सा पक्षी है भाई साहब जो विलुप्त हो चुका है? हंस। हंस दिखाई देते हैं अभी? क्या दिखाई देते हैं? बगुला दिखाई देते हैं, हंस दिखाई नहीं देते। अब किसी बच्चे ने अपनी कॉपी में कुछ पढ़ा कि हंस ऐसा होता है, उसने शेर नहीं देखा, समझ लो शेर उसने नहीं देखा। अब उसको शेर दिखाना है, बताओ कैसे दिखाओगे भाई साहब? जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली बिल्कुल बिल्ली की तरह शेर होता है, बस बिल्ली का कलर ग्रे होता है और शेर का कलर येलो होता है, और उसका आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे बिल्ली बहुत तेज भागती है ना, ऐसे वो शेर भी बहुत तेज भागता है। अब उसको स्पष्ट या समझ में आ गया कि बिल्ली जैसी शेर होता है। ये हो गया दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझना। इसको कहते हैं प्रत्यय विज्ञान। हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान होता है, उसे तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु के। कैसे? मैंने एक बार देखा कि धुआं उठ रहा था। क्या उठ रहा था? धुआं। जब मैंने पास जाके देखा तो वहां आग नहीं जल रही थी। फिर एक जगह और देखा मैंने कि देखो भैया, वहां धुआं उठ रहा है तो जरूर वहां पर आग लगी होगी। अरे नहीं नहीं, जरूरी थोड़ा ना है कि धुआं हो तो आग होगी। वो नहीं, हमने पूर्व में देखा था कि जहां धुआं था वहां आग थी ही थी। तुम्हें यकीन नहीं हो तो चल के देख लो। तर्क प्रस्तुत किया ना आपने। अब हम वहां पर जाते हैं तो हमें अग्नि दिखती है, मतलब ये बात प्रमाणित हो गई। किससे? तर्क से। कहते हैं हेतु विचार युक्त जो ज्ञान होता है, उसे तर्क कहते हैं। यहां पर एक स्मृति के द्वारा कोई वस्तु को जान रहा है, कल्पना कर रहा है। यहां पर उदाहरण के माध्यम से अगर किसी को हवाई जहाज बताना है और उस बच्चे ने एरोप्लेन को नहीं देखा, तो उसको बोलेंगे देखो वो कबूतर उड़ रहे हैं ना, वो पक्षी उड़ रहे हैं ना, बिल्कुल हूबहू होता है ना। मैंने पिक्चर भी बनाई हुई, दृष्टांत हमें दिखाई दे,
ये सब जो नीचे पिक्चर है समझ लो ये दृष्टांत है, इसके द्वारा अपन सिद्धांत को देख रहे हैं। तर्क के द्वारा जाना, उसके बाद अनुमान, हेतु साधन से साध्य वस्तु का जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। किस साधन से? हेतु। जैसे हमने किसी गुरु के मुख से कोई वचन सुना और अपनी कल्पना पूर्वक उसको अपने अंतरंग में धारण कर लिया, हमने अनुमान पक्का किया। हमने जिन वचनों के माध्यम से ये जिनवाणी पढ़ी, ये तो एक आगम में आ जाता है, लेकिन फिर भी जिन वचनों के माध्यम से हमने कुछ पढ़ा और उसको अनुमान ज्ञान से, कैसे ज्ञान से? जैसे हमने समोसरण की रचना पढ़ी, किसकी? समोसरण की। अब क्या आपको साक्षात समोसरण दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अच्छा भाई साहब, हम उसको समोसरण को उदाहरण के माध्यम से दिखा सकते हैं क्या? दृष्टांत देकर कैसा दिखता है समोसरण? बताओ कैसा दिखता है? किसी की तरह तो दिखता होगा, जलेबी की तरह दिखता होगा, प्लेट की तरह दिखता होगा, कैसा दिखता होगा? नहीं, नहीं बता सकते उसके लिए। तो उसके लिए केवल किससे? अनुमान प्रमाण। किस प्रकार? अनुमान प्रमाण कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, इतनी सीढ़ियां होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, मानस स्तंभ होते हैं, ये सब अनुमान प्रमाण। और अब अनुमान प्रमाण पक्का है कि नहीं? तो कहते हैं उसके लिए आगम से जो ज्ञान होता है उसे आगम प्रमाण कहते हैं। क्या? हम पुस्तक खोलेंगे, बिल्कुल हूबहू उसको पढ़ेंगे और हूबहू उसकी कल्पना समोसरण के हिसाब से करेंगे तो हमें उसकी विषय वस्तु ख्याल में आ जाएगी। इस प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे गए। कहा प्रत्यक्ष के कौन कौन से 2 भेद बताए थे? हाँ, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। और परोक्ष प्रमाण के कितने भेद बताए? कौन कौन से? ये सब तत्वार्थ सूत्र में अपन पढ़ चुके हैं, अपने सब सूत्र पढ़े और याद भी किए और सबको याद भी है। देखो वहां इस स्वानुभव दशा में है ना, अब आ जाओ कहां पर? स्वानुभव में। प्रत्यक्ष पढ़ लिया, परोक्ष पढ़ लिया, समस्त प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव को जान लिया, सम्यक दृष्टि जीव को परोक्ष प्रमाण से कैसे प्रदर्शित करते हैं उसका ज्ञान। वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है, आई बात? रुकना जरा यहां भाई साहब। स्वानुभव दशा में किसको जाना जाता है? स्वानुभव दशा में किसको जाना जाता है? स्वानुभव दशा में किसको जाना जाता है? आत्मा। हम मोबाइल कितनी देर चार्ज करते हैं? 1 घंटे। कितनी देर चार्ज रहता है? कितने? 24 रहता है कि नहीं है? तो यहां पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अपनी आत्मा के स्वानुभव का रसास्वादन 1 सेकंड के लिए लेता है, लेकिन उसकी बैटरी स्वानुभव दशा रूप चार्ज 24 घंटे रहती है। तो ये समझ में है? मतलब क्या? हम इसको ये नहीं कह सकते जब चार्ज पे लगा है तो प्रत्यक्ष और जब चार्ज से बाहर है तो परोक्ष। ना ना, जब अपने अंतरोन्मुखी है ना, वो अपने समय अपने उस रसास्वादन का अनुभव कर रहा है तो 24 घंटे उसका आनंद ले रहा है। क्या? कैसे 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 उदाहरण लो, बताओ। जैसे कभी आपको बहुत भूख लगी हो, क्या लगी हो भाई साहब? भूख लगी हो और आपके लिए कहीं से कोई खुशबू आई और आप भोजन करने के लिए गए, और जब भूख लगी थी ना तो उस भोजन संबंधी आकुलता भी थी और आकुलता संबंधी आपको राग भी था, और भोजन जैसे किया आपने तो बताओ वो भोजन स्वादिष्ट लगेगा कि अनिष्ट लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। और उस समय वो भोजन स्वादिष्टता रूप से आपके अंतरंग में ऐसा बैठ जाएगा, ऐसा बैठ जाएगा कि आप जिंदगी भर उस भोजन को नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? हम उसकी चर्चा कहीं करें जाके कि भाई साहब वो आपके नगर में गए थे और मैंने शर्मा जी स्वीट्स से जो मिठाई खाई थी वो बहुत अच्छी उसने बनाई थी। बोले कौन सी कौन सी कौन सी? बोले सर कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे वो लाइट चौरा। अरे लाइट चौरा है कहाँ? अरे नहीं नहीं कोई भी नहीं है। अरे आप कहाँ चले गए? वो तो सब आजकल तो कोई भी शर्मा वर्मा कुछ भी लिख लेता है। हम बताते हैं आप फलाने कुआं के फलाने बाजू में एक नया वो ये क्या है? अब आपको ये वो क्या? उस समय जो आपको उस वस्तु के प्रति आकुलता दिख रही थी उसके तीव्र राग में आपकी जठराग्नि जो शांत हुई उसको आपने कल्पना रूप से धारण करके अपनी स्मृति में लगा ली। कहते हैं वहां इस स्वानुभव दशा में
जो आत्मा को जाना जाता है वह श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। किस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है? श्रुत ज्ञान। पांच इंद्रिय और मन निमित्त भूत कारण मति ज्ञान, मति ज्ञान निमित्त भूत कारण श्रुत ज्ञान। क्रम हो गया कि नहीं? कहते हैं जो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है वो श्रुत ज्ञान है और वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे। क्या कहे? परोक्ष। इसलिए यहां आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। सब प्रकार से प्रमाणित करेंगे। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखने के 10 वर्ष पूर्व उनके अंतरंग में ये सारी विचारधाराएं चल रही थी। अपन ये कहते हैं कि जब लिखे तब खोजा, बोले नहीं, जब विचार किया तब खोजने में आया, जब विचार किया तब खोजने में आया। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी कौन से सन में लिखी गई है ये भी है इसमें। मिति फागुन वदी 5 संवत 1811 ये लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। कौन सा? मिति फागुन वदी पंचम संवत 1811। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना भाई साहब, अब क्योंकि वो मुझे ईस्वी सन वो मुझे मालूम नहीं है कि कौन से सन की है। 1811 ही लगा लो तो कितने सन हो गए? 2075 है, कितने? 2025 है, कितने वर्ष हो गए? हाँ कितने हो गए? 264 साल हो गए। 264 पूर्व ये लिखा गया और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा गया इसके 10 वर्ष बाद, मतलब 250 वर्ष के समथिंग समथिंग। कितने? क्योंकि 2-4-6 महीने में तो लिख नहीं गया होगा। डेली एक लिखते थे, उसको सभा में एक ब्रह्मचारी जी वो बांचते थे, उस पर मंथन होता था। आप कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ओरिजिनल हस्तलिखी के साथ देखो तो पंडित टोडरमल जी ने बीच में कुछ जगह भी छोड़ी हुई है जहां पर उनको कुछ सैद्धांतिक दृष्टांत लिखने के लिए ग्रंथ से हूबहू गाथाएं लिखनी थी, छोड़े हुए, कहीं काटा हुआ भी है। तो मतलब ये जो ग्रंथ है आप सबको पता है पूर्ण नहीं है बाबू जी। जब अपन पूर्ण हो जाता है तभी उसको प्रिंटिंग के लिए देते हैं और प्रिंटिंग के बाद जब वो फर्स्ट कॉपी आती है तो उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर उसको प्रिंट होने के लिए देते हैं। फिर जब प्रिंट होने जाता है तो फिर कॉपी आती है, फिर प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर देते हैं, फिर तीसरी बार फिर पढ़ते हैं और फिर तीसरी बार लास्ट में जाके वो फाइनल होती है। पंडित टोडरमल जी का ये ग्रंथ एक भी बार प्रूफ रीडिंग के लिए नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि पूर्ण ही नहीं था। पूर्ण होता तभी तो पहुंचाते। और सोचो अपूर्ण होने पर उनके इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ऐसी शुद्धता रूप, जिन वचन रूप, आगम प्रमाण रूप इतने सैद्धांतिक है कि किसी भी विद्वान को उनकी बात काटने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। सोचो, और अगर ये व्यवस्थित और होता, इसका डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल्य ने नए ग्रंथों में पूरा पूरा वर्णन सचित्र लिखा है कि वो आगे क्या करना चाहते थे। देखो ये दिख रहा ना आपको, अभी केवल अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो इधर की कर रहे हैं सम्यक ग्रंथ। अभी इतना पूरा का पूरा ग्रंथ वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को सारणी में दिखाया गया है, लिखना चाहते थे। कहते हैं श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है, वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा अवधि मन पर ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही नहीं है कि नहीं? अच्छा, मन में भावलिंगी दिगंबर संत किसी मन के अंतरंग की बात को कैसे जानते हैं? जो मन में विचार चल रहा है वही तो जानते, लेकिन रूप तो है नहीं, लेकिन फिर भी जान गए। वो कैसे जाना? अवधि ज्ञान से हमारे सौधर्मेंद्र ने गौतम स्वामी को देखा तो कैसे देखा? अवधि ज्ञान से कैसे देखा? रूप के साथ देखा ना, स्वरूप, लेकिन वहां रूप तो है नहीं, रूप तो साक्षात तो है नहीं, लेकिन देखा तो रूप। तो कहते अवधि मन पर ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है। क्या है? रूपी। मतलब वो रूपी पदार्थ में
एक घटनाक्रम जानेगा। क्या जानेगा? घटनाक्रम। एक कहानी बना के जानेगा। कैसा? कहानी बना के। कैसा जानेगा? सचित्र रूप से जानेगा। कैसा? सचित्र रूप से। तो उसको कहते हैं रूपी पदार्थ ही है। जबकि जानने में बिना रूपी दिखाई दे रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? आप जरा, आपके पुत्र घर पर हैं, सोचो जरा क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? बताओ बताओ बताओ। मोबाइल चला रहे होंगे, है ना? कैसे जाना? कैसे जाना? आपने अपनी कल्पना से उस पदार्थ को मोबाइल चलाते हुए पहले देखा, और देखा तो मुंह के वचनों से आया। अब क्या अभी वो आपका बालक अभी आपके सामने मोबाइल चला रहा है? फिर आपने 100% श्योर तरीके से कैसे कहा कि घर पे मोबाइल चला रहा होगा? नहीं, वो पंडित जी तो माने देख लो चल के। बस बस ऐसे ही, बस एज इट इज, है ना? बस हमारा ज्ञान अवधि में पर ज्ञान नहीं है। अब घर पे जाके कल्पना नहीं करने लगना ऐसे 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 ऐसे। अब ये तो मैंने आपको एक दृष्टांत दे के बताया कि देखो ऐसा आता है, पक्का दिखाई देगा नहीं और स्पष्ट दिखाई देगा। हमारा ज्ञान अनुमान के द्वारा दिखाई तो स्पष्ट देता है, और क्या पता पापा ने उसको दूध लेने के लिए पहुंचाया हो। लेकिन अवधि में अपरे ज्ञान में ऐसा नहीं दिखेगा। जो स्पष्ट उस समय वर्तमान अवस्था में जो कार्य हो रहा होगा, वही कार्य स्पष्ट उस वर्तमान अवस्था में हूबहू दिखने में आएगा। यह है अवधि ज्ञान और मना परय ज्ञान की क्वालिटी। कहते हैं अवधि मना परय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, एवं केवल ज्ञान छदमस्त के है नहीं। मति श्रुत ज्ञान है, अवधि मना परय ज्ञान नहीं है, क्योंकि अवधि मना परय ज्ञान रूपी पदार्थ को आपकी तरह रूपी पदार्थ के अनुसार जानता है, लेकिन वो यथार्थ जानता है। आपका ज्ञान मति श्रुत ज्ञान से अयथार्थ होता है। और केवल ज्ञान इस जीव को है नहीं। केवल ज्ञान इस जीव को है नहीं। केवल ज्ञान नहीं है, मति श्रुत अवधि ज्ञान, अवधि मना परय ज्ञान नहीं है। अब बचा कौन सा? मति और श्रुत। और ये कौन से ज्ञान है? प्रत्यक्ष की परोक्ष? परोक्ष। तो कहते हैं अवधि मन परय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, एवं केवल ज्ञान छदमस्त के है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मना परय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। क्या कहा भाई साहब? अब वो यहां पर सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात है। अब आप ये मत समझ लेना कि भावलिंगी दिगंबर दिगंबर संत अवधि मना परय ज्ञानी, उनको वो ज्ञान नहीं है। ये वहां की चर्चा अभी नहीं चल रही है। कहां की चल रही है? सम्यक दृष्टि जी बोले इस अनुभव की अवधि में, कौन से अनुभव की? सम्यक दृष्टि जीव के अनुभव की दृष्टि में अवधि मना परय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं। अब बताओ, सुनना बिल्कुल ध्यान तरीके से। अब वो सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को कैसे जानेगा? अभी मैंने आपको ये कहा था कि आपका बेटा अभी क्या कर रहा है, तो आपने कहा मोबाइल चला रहा होगा, और हमने कहा नहीं है। जब मैं उसके घर गया तो वो पापा जी ने उसको दूध लेने भेजा हुआ था, मोबाइल नहीं चला रहा था। ये प्रमाणित हो गई कि नहीं? अब जरा ये सोचो कि वही ज्ञान वाला ही तो सम्यक दर्शन प्रकट कर रहा है, और वो उसी ज्ञान से अपने आत्मा को जान रहा है, और उसी ज्ञान से आत्मा को जान के अब वो जिस आत्मा को जान रहा है वो आत्मा सही है कि गलत, ये निर्णय कैसे हो? क्यों? अगर हम कहेंगे सही है तो फिर वो बच्चा दूध लेने क्यों गया हुआ है? आपका ज्ञान अगर यथार्थ है तो वो मोबाइल चलाता रहता ना। और अगर आपका ज्ञान सही नहीं है तो वो देखो दूध लेने के लिए गया हुआ है। तो फिर ये जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अपनी आत्मा को कैसे देखेगा? बताओ, कौन बताओ? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। हाँ, कैसे? अनुभव से। कैसे? कैसा दिखेगा? हाँ, मति श्रुत ज्ञान से। तो कैसा दिखेगा? 5 इंद्रियों और मन से। कैसा दिखेगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो, कल्पना करो भाई साहब। मैं यहाँ पर पंडित टोडरमल जी कल्पना करने के लिए कह रहे हैं, अभी करेंगे अनुमान प्रमाण से सिद्ध करें, अनुमान और आगम से
सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा को कैसा देखता है ये बताएंगे। लेकिन हमारे भी अंतरंग में तो जिज्ञासा उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए। सब पहले प्रक्रिया बता चुके हैं कि मति श्रुति ज्ञान में 5 इंद्रियों और मन को ये जीव अपने एकाग्रचित आत्मा का चिंतन करने में लगाता है, जिससे सर्व प्रकार के विकल्प हट जाते हैं और उस सविकल्प दिशा में भी ये निर्विकल्प रूप आत्मा का अनुभव करता है। सब बता दिया, लेकिन उसको क्या आकृति दिखती है कौन बताएगा? अपना जैसा दिखती है। कैसे? शरीर के समान 6 फुट जैसा, और आकृति नहीं दिखती है। और अरे बोलते जाइए बोलते जाइए, अभी आंसर आप ही से आएगा, आप ही से आएगा। और कैसा दिखेगा? क्या क्या? हाँ, आत्मा रूपी है तो नहीं दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना मति श्रुति ज्ञान का विषय पंचेंद्रिय के पुद्गल परमाणु को जानने वाला है, और हमारा मति श्रुति ज्ञान ही है। हाँ हाँ, नहीं, हमें तो अभी इधर आना है चौथे पे, अभी 12वें तो नहीं जाना है। कैसा दिखेगा? जैसे जैसे अनुमान लगाएंगे। और बताओ, और बताओ। अपने शरीर आकार का दिखेगा। और बताओ, और बताओ, और बताओ। ये जितने भी आप जवाब दे रहे हो, ये सम्यक दृष्टि को कुछ भी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान मति श्रुति ज्ञान अस्पष्ट रूप स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त जानने में आया है, और उसका ज्ञान अवधि मन पर्याय ज्ञान जैसा यथार्थ नहीं है। और आत्मा देख रहा है तो कभी सिद्ध के समान, कभी रसारूपी स्पर्शी, कभी 6 फुट के शरीर के अंतरंग। आत्मा का अनुभव ऐसा होता है जैसे पानी ग्रहण करने पर अंतरंग में शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने पर अंतरंग में शांति रूप दिखाई देता है। अब एक बात पर रहो ना पंडित जी, अरूपी दिखता है, शीतल दिखता है, रूमाल की तरह दिखता है, भूत की तरह दिखता है, जगमगाती हुई रोशनी की तरह दिखता है। अरे यार, सम्यक दृष्टि जीव को जब आत्मा दिख रहा है और उसका ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा विषय वस्तु को ही ग्रहण करना है, तो तुम्हें जैसी कल्पना करना है कर लो ना। तुम क्यों बाउंडेशन कर रहे हो कि नहीं ऐसा ही दिखेगा तब हम उसको सम्यक दृष्टि मानेंगे, नहीं ऐसा ही दिखेगा तब हम उसको सम्यक दृष्टि मानेंगे? क्यों बदलती रह सकती? क्यों नहीं बदल सकता? जब वो अपने जिनेन्द्र प्रभु के सामने, समस्त जिनवाणी के सामने, समस्त जिन पूजन जिन आराधना नहीं करेगा, तो उसको अपना आत्मा जिनेन्द्र की तरह नहीं दिखेगा? क्यों? उसके अनुमान नहीं है क्या? उसके आगम नहीं है? बताइए। जब वो किसी भावलिंगी दिगंबर संत के लिए विहार करता हुआ दिखेगा तो उसको अपनी आत्मा भावलिंगी दिगंबर संत की तरह दिखाई नहीं देगा। जब वो समोसरण में साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेगा तो वो अपनी आत्मा को सम्यक दृष्टि जीव समोसरण में बैठे अरहंत के समान नहीं देखेगा। जब कोई साधर्मी जीव उसके साथ तत्व चर्चा करेगा तो तत्व चर्चा करते समय वो साधर्मी जीव सिद्ध के समान नहीं देखेगा। आप उस सम्यक दृष्टि जीव के लिए बाउंडेशन क्यों डाल रहे हो? बताओ भाई साहब। अगर आप बाउंडेशन डालोगे ना तो फिर वो प्रत्यक्ष की कोटि में डालना पड़ेगा। इसकी कोटि में? प्रत्यक्ष की। जबकि उसका ज्ञान क्या है? परोक्ष। और परोक्ष ज्ञान से जानने में आ रहा है, और वो परोक्ष ज्ञान मति श्रुति ज्ञान का विषय है, और वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो जैसे ही आप संसार के जड़ द्रव्यों की कल्पना करते हो, ऐसे ही वह कल्पना रूप अनुमान अपने भगवान आत्मा की करता है। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं किसी भी प्रकार की। क्यों? क्योंकि उसने अपने निज आत्मा के अनुभव का रस एक बार मोबाइल चार्ज करने के समान कर लिया है। अब वो किसी भी सांसारिक क्रिया में लिप्त होते हुए दिखाई देता है, अंतरंग में आत्मा का अनुभव बराबर चलता रहता है। तो कहते हैं अवधि मन पर्याय का ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, एवं केवल ज्ञान छदमस्त के है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्याय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है, तथा यहां आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता। बाबू जी, सम्यक दृष्टि भी जीव को कंफ्यूज रहता है। सम्यक दृष्टि प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं? कंफ्यूज रहता है। कैसा कंफ्यूज रहता है? हाँ, निरपेक्ष। हाँ,
बिल्कुल बस। वो भी कभी वो जिनवाणी के समय भी मान लेता है, कभी वो अरहंत के समान भी मान लेता है, कभी वो सिद्ध के समान भी मान लेता है। कहते हैं कि यहां आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता, इसलिए उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो संभव नहीं है। पहले परिभाषा पढ़ चुके ना, कैसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या बताई थी? इंद्रिय और नहीं, ये तो सांवारिक प्रत्यक्ष की थी, पारमार्थिक की केवल ज्ञान के समान, ऐसा स्पष्ट नहीं जानता। मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा ये जीव, देखो जो पिक्चर बनाई हुई है, वो जीव अपने आप को, है ना, ऐसा बैठा हुआ देख तो रहा है अपने आप को, कभी सिद्ध के समान, कभी अरहंत के समान, कभी आजू बाजू जो काला द्रव्य दिखाई दे रहा है किसी के भी समान, उसको उसको केवल अपनी आत्मा का अनुभव आ रहा है। बस हमें मौन मिथ्यता से सापेक्ष वस्तु आत्मा के अनुभव को पकड़नी है, उसके पर्दे पर क्या चल रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे टोडरमल जी उदाहरण देते हैं, बस 2 मिनट और 5 मिनट और। नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, किससे जानते हैं, है ना, वैसे एक देश निर्मल सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानता। समझ में आ रहा भाई सब, नहीं आ रहा? अच्छा, 100 बच्चे खड़े हो एक सी उम्र में, जैसे सब बिल्कुल वो उदाहरण दे, आपका जैन स्कूल है ना, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो सारे के सारे बच्चे एक ही स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब जाते कि नहीं? रूल है ना कि एक ही ड्रेस पहन के जाना है, और एक ही हाइट के हैं सारे के सारे, है ना, एक ही हाइट के हैं। और जब आपको ये कहा गया कि जाओ अपने बिट्टू को लेके आओ, किसको लेके आओ? बिट्टू को लेके आओ, तो भाई साहब अपने विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 250, 2200 विद्यार्थियों के बीच में अब आपको अपने बिट्टू को ढूंढना है। बताओ कैसे ढूंढोगे? बताओ जल्दी, अरे बताओ। चेहरा देख के, और मति सुरत ज्ञान पंचेंद्रियों मन का विवेक लगाकर, और देखो, जैसे आपने 2,500 बच्चों के बीच में आपने अपनी नेत्र इंद्री के विषय से आपने अपने बिट्टू को ढूंढ लिया ना, ये सम्यक दृष्टि जीव आत्म को ऐसे भी नहीं जान सकता। क्या कह रहे हो? आखिर बात क्या कर रहे हो? मतलब हमारा ज्ञान 2,500 बच्चों के बीच में अपने बिट्टू को जानने की सामर्थ्यता रखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि का आत्मा अपने आत्म तत्व का स्वभाव स्वरूप कैसा है इसको जानने की सामर्थ्यता नहीं रखता। कहते हैं देखो, नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, इसलिए सांवाहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। जैसा उसको चाहे, देखो कभी वो अपने आप को इस रूप देखता है, कभी वो आपको आत्म तत्व रूप देखता है, कभी वो आपको सिद्धों सम देखता है, और कभी वो अपने आप को सिद्धों के समान बैठा हुआ देखता है, सब प्रकार से देखता है। कहते हैं इस प्रकार आगम और अनुमादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। आई बात। अब क्या बताएंगे कल पंडित टोडरमल जी, कैसे इस जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को आगम और आगम के द्वारा पढ़े हुए शब्द के द्वारा अनुमान, जैसे समोसरण का हम पढ़ के अनुमान लगाते हैं, वैसे ये सम्यक दृष्टि जीव आगम से और अनुमान के द्वारा अपने आप को जानता है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने। सहजानंद स्वरूपी